जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए और जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके प्लस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को, और साथ ही हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। और इसके पहले हमने सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा सही प्रश्नों को आप लोग को बताया है। अगर दोस्तों इसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से देख लेने के बाद जरूर पेपर से पहले, ठीक है। तैयारी जीत की, छीन लो वर्दी, इस बार देख लो पेपर में छपने वाले सभी प्रश्न आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग का टारगेट अगर जीके जीएस में या एमटीएस हो या फिर पुलिस में फुल स्कोर करने का रहने वाला है तो बस आप लोग इस वीडियो में और हमारे साथ जो है बने रहें। तो ऐसे साथियों, वीडियो को हम लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट और बढ़ते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न पर और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का ये है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है उबंटू क्या है, ठीक है। उबंटू क्या है आप लोग को ये बताना है। देखिए इसका जो उबंटू क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, और उसको देखते हैं सही प्रश्नों के हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा पॉइंट को, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आपका एमटीएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। सिक्किम जो है भारत के 7 राज्यों का सिस्टर जो होता है उसका एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्या क्या पॉइंट जो है इससे आपके बन सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके लिए पहला पॉइंट ये है, कह रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये सभी जो राज्य जो है पूर्वोत्तर के हैं, इनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, इसे शामिल नहीं किया गया है। फिर कह रहे हैं जब इसका गठन हुआ था बाद में इसे भारत में शामिल कर लिया गया, पहले इसका गठन नहीं हुआ था, इसके बाद क्या है भारत में शामिल कर लिया गया था। फिर साथियों आगे देखते हैं और पॉइंट। फिर अगला पॉइंट आपका है साल 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य का 22वां दर्जा मिला, ठीक है। आपके लिए पॉइंट जो सभी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना, सिक्किम बना। कब बना, तो क्या आपको जो है 1975 में बना, भारतीय संघ का हिस्सा बना, ठीक है। फिर अभी बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों अगला। और दोस्तों उससे पहले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को एक बार भी शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग जो है आरएसएससी एग्जाम की जीके जिसकी जो तैयारी है फ्री ऑफ कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कर सकें, ठीक है। और चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ पास का है ऑल एग्जाम जो तैयारी है वो कराई जाती है, वो भी फ्री, आपको सबका 1 रुपये भी नहीं लगता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग के मन में जो भी डाउट्स रह जाते हैं उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। देखिए स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, अलाई दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है, इंडिया गेट है, या आपका ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं का मकबरा। तो देखिए दोस्तों इसमें का सही जवाब क्या है, ठीक है। तुम बात करेंगे सही जवाब के ऊपर तो ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब हो जाएगा, बुलंद दरवाजा जो है कि आपका दिल्ली का एक स्मारक नहीं है। आइए देखते हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या जो है आपके लिए बन सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं 1602 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाजा विजयी का द्वार बनवाया था। ठीक है। यह भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। ठीक है। देखिए साहब, 3 से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको जो है बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो ये आपको जो है फतेहपुर सीकरी में है, और आपको जो जामा मस्जिद है भी कहाँ है, तो ये आपको जो है फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक दोस्तों, आप देखिए आपसे एक प्रश्न जो कम से कम 3-4 प्रश्न जो है रिलेट हो रहे हैं, तो आप लोग बने रहेंगे तो कम से कम जो है पर टाइम आपको 100 प्रश्न तो कंप्लीट करवा ही देंगे। ठीक है। फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो देखिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा केरल। ठीक है। सही जवाब जिसको आपका है वो ऑप्शन नंबर ए जो है केरल हो जाएगा। फिर देखते हैं इसमें भी हम क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ठीक, देखिए दोस्तों, सबरीमाला मंदिर से जुड़ी कुछ और बातें कह रहे हैं। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है। ये मंदिर आपका सबरीमाला कम से कम 800 साल पुराना है। यह मंदिर विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। और कह रहे हैं यहाँ प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। प्रतिवर्ष की बात हो रही है, 4 से 5 करोड़, बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। फिर देखिए दोस्तों, कह रहे हैं सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पन को ब्रह्मचारी माना जाता है। इस वजह से युवा महिलाओं का यहाँ प्रवेश वर्जित है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ युवा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कौन सा आपको हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को ब्राउन या काली रंग की मुंड पहननी होती है। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ऊपरी शरीर पर कुछ नहीं पहनना होता है, यानी कि आप शरीर के ऊपर भाग आपको है कुछ भी पहनना नहीं होता है। फिर देखते हैं और पॉइंट क्या आपका है। देखिए मानता वगैरह की बात की गई है। ठीक है, ये कुछ अपने खास नहीं है। फिर दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, कह रहे हैं जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित है। द जातक टेल्स आर रिलेटेड टू डॉट डॉट फुल स्टॉप। सिख, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। इसका देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। जातक कथाएं जो है क्या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या संबंधित है। फिर साथियों आइए देखते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो देखिए पॉइंट आपका है जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कहानियां हैं। फिर कह रहे हैं बात करते हैं जातक कथाओं के बारे में, कुछ और बातों के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं जातक कथा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत खुदकनी का 10वां भाग है। ठीक, खुदक निकाय का 10वां भाग है। फिर जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हैं। आज हो सकता है किसी कौन सी कथाएं जो है भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, तो कौन सी आपकी हो जाएगी, जातक कथाएं। फिर कह रहे हैं जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं और पाली साहित्य का अहम हिस्सा है। बाद में इन्हें संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। जातक शब्द का मतलब होता है पाली और संस्कृत में होता है जन्म। कहा जाता है कि एक बौद्ध विद्वान बुद्धा घोष ने लगभग 550 जातक कहानियों को इकट्ठा किया था। ठीक है दोस्तों, यह आपका है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला है कावेरी जल विवाद खालिस्तान के बीच है। कावेरी जल विवाद, ठीक है, कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। ये जो आपका कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
फिर दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्या इसमें, देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट आपका है। ठीक है, तो फैक्ट आपका है, कह रहे हैं इस विवाद के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, तो देखते हैं इस विवाद के बारे में कुछ और बातें क्या हैं। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कावेरी जल विवाद के पीछे इस्तेमाल योग्य जल संसाधनों की पुनः साझेदारी का मसला है। भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था। यह अधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी जल और नदी घाटी से जुड़े विवादों पर फैसला सुनाता है। देखिए इसमें आपको आ गया ना, कर्नाटक और केरल, पुदुचेरी तो आपको इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। फिर देखिए कह रहे हैं कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। यह दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कह रहे हैं प्राचीन तमिल साहित्य में कावेरी नदी को पोन्नी भी कहा जाता है, प्राचीन तमिल साहित्य में। ठीक है, फिर देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। बेलगांव, कानपुर, मद्रास, कराची। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव में जो है महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं इसमें और महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। ठीक, देखिए दोस्तों कुछ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सन और स्थान दिए गए हैं। तो 1924 में जो है बेलगांव में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और 1927 के मद्रास में M.A. अंसारी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न है भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं साथियों इसका जो सही जवाब क्या है। तो इसका देखिए जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगी 1909 में। ठीक है, आइए फिर हम बात करते साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में भारत आया था 1946, 41, 40, 43। तो देखिए दोस्तों ये कब भारत आया था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1946 में जो है ये भारत आया था। ए इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते साथियों अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आपको बताना है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, रानी की वाव पाटन, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक दोस्तों, देखिए इसका सही जवाब आपका है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जंतर मंतर नई दिल्ली जो है क्या है, विश्व धरोहर स्थल नहीं है यूनेस्को में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। देखिए फैक्ट में यही लिखे हैं कि जंतर मंतर नई दिल्ली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के बारे में कुछ और जानकारी, तो देखते हैं इसके कुछ और बारे में जानकारी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कह रहे हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गठन द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ बनाए गए मील के पत्थर या क्षेत्र होते हैं। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 30 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक जो है मिश्रित साइट है। तो देखिए कह रहे हैं
अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था। ठीक है, अहमदाबाद। फिर आपका है, कह रहे हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा जो है विश्व धरोहर में 2016 में शामिल किया गया है। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट है। यह आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड विल बी राइट आंसर। फिर ये बात करते हैं इसमें भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। देखिए पॉइंट इसमें है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना साल 1936 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। इसका नामकरण उस समय के संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हैली के नाम पर किया गया था। ठीक है, इसका जो पहला नाम का था वो आपसे पूछ सकता है। फिर दोस्तों आपका अगला है हुमायूंनामा खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, बाबर और देखिए है अकबर नूरजहां। देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा जो है ये ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम। फिर दोस्तों आइए देखते हैं क्या इसमें हम महत्वपूर्ण फैक्ट को कह रहे हैं। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो आपके ये हुमायूं है ये गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था और बाबर की ये बेटी थी। फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें का जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए फिर अगला प्रश्न आपका है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। तो ये आपको जो है औषधि वाला है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका लखनऊ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी जादूगोडा जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। जादूगोडा जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं क्या हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देखिए पॉइंट आपका है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर बनी है। ये कहाँ बनी है? तो लेह और मनाली राजमार्ग पर बनी है। इसे रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, एक पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आइए हम बात करते साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको बताना है इसमें जो है कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा।
तो देखिए जो गिरती है अरब सागर में वो ऑप्शन नंबर ए आपका है ताप्ती जो है हो जाएगी। ठीक है, ताप्ती ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए क्या हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पेरिस में हो जाएगा। दोस्तों ऐसा पेरिस जो है बहुत चर्चा में है। पहले आपका यहाँ पास जो ओलंपिक हुआ था और इस समय पैरा ओलंपिक भी पेरिस में चल रहा है। तो आप लोग को पेरिस में ओलंपिक के बारे में अगर वीडियो देखना है तो हमने अपनी एक वीडियो जो पहले से बनाई है उसका लिंक जो है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 से नाम के। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि इस बार जो आपको ओलंपिक से पेरिस से है हर लगभग हर सेक्टर में जो है प्रश्न आने ही वाले हैं। फिर आइए देखते हैं क्या इसमें हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नामी सदस्य या आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन दोनों की जो बात करेगी अध्यक्षता की तो अब करता है कौन, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चाहे अकेले करना हो या दोनों को मिला करना हो इसकी जो अध्यक्षता है यही करेगा। ठीक है, तो फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था। ठीक है, आज देखते हैं कहाँ का मूल निवासी था, मोरक्को, यूनान, चीन, इटली। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपको सही जवाब आपका है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मोराको। ठीक है, मोराको जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, मोरको नहीं मोराको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते साथियों हम अगला प्रश्न, सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ठीक है, सार्क का सदस्य है, चीन, म्यांमार, मॉरिशस, अफगानिस्तान। तो देखिए सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काबुल इसकी राजधानी है। ठीक है, तो अब जो मुद्रा बताना है कि मुद्रा जो अफगानिस्तान की क्या हो सकती है। तो दोस्तों आज बात करते हैं इसमें हम महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। देखिए अब बात करें सार्क का फुल फॉर्म हो सकता है आपसे, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो है इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का। के सदस्य देश ये हैं। ठीक है, क्या है सार्क के जो महत्वपूर्ण देश उनको आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सभी जो है क्या है सार्क के सदस्य देश हैं। फिर कह रहे हैं इसके अलावा सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश भी हैं। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ है, ईरान हो गया, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी जो है क्या है सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें देखते हैं और पॉइंट आपका है, तो कह रहे हैं सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मकसद दक्षिण एशियाई में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था। आज पूछ सकता ठीक है कि सार्क का जो है उद्देश्य क्या था, स्थापना क्या हुई, स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम के मुंशी या श्री सचिदानंद सिन्हा। देखिए इसका सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज नोन। ठीक है, फिर देखिए इसमें पॉइंट आपका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे संविधान के मुख्य वस्तुकार थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने
एक प्रारूप समिति का गठन किया और डॉक्टर अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? ठीक है, देखिए कौन सा दक्षिणतम भाग है, तो देखते हैं कौन सा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी मिनी काय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिनी काय जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला है, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है? लोसर उत्सव, तो आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो ये लोसर उत्सव जो है मोनापा, ठीक है, मोनपा इस द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो सही जवाब हो जाएगा, मोनपा जनजाति द्वारा जो है लोसर उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट ये करना है कि लोसर उत्सव जो है किस राज्य का एक पारंपरिक लोक मतलब उत्सव है। ठीक है, सब लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तांबे का अयस्क खनिज है। तो देखिए सही जवाब क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है, चाल्कोसाइट। ठीक है, चाल्कोसाइट जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या CMTS और GD के लिए 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्या है लगभग सभी प्रश्नों जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों अगर आप लोग का विद टारगेट जो है GK GS में CMTS की बात करेंगे 25 से 25 का है, तो हमारे साथ पेपर तक आप लोग बने रहे हैं। आप लोग इस बार जो है 25 आप लोग 25 करके दिखाएंगे। और आप लोग अगर GD के भी स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी बने रहिए, क्योंकि आप लोग अभी जो इसका नोटिफिकेशन आपको आ चुका है, पद कितने आप लोग को बता दें, लगभग 40,000 पद है इसमें। दोस्तों आप लोग अगर वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानना है तो उसका भी आपको जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम जो ऐसा दो लगातार क्लास को जारी रखेंगे बिना किसी रुकावट और बिना किसी मेहनत मतलब किसी उम्मीद मतलब है। तो देखिए आप हमसे क्या मिलता है आपको यूट्यूब से, कुछ नहीं मिलता भी। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आने से आप लोग दोस्तों जो है यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, और जो है शेयर भी जरूर करें आप लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग जो है जान सकें न्यू वैकेंसी के बारे में जो आती रहती है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है संपूर्ण जानकारी जो यहीं पास मिलेगी दोस्तों को बता दें। जैसे CMTS लगभग पेपर एनालिसिस जो है सबसे पहले यहीं पास कराया जाएगा वो हर शिफ्टों को, तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ आप लोग बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी पेपर एनालिसिस कराएंगे हम आप लोग इसका एक क्लास हमारी चलेगी तो आप लोग सबसे पहले देख सकेंगे। और आप लोग को मन में अगर जो भी डाउट सब रह गया है इस सभी बातों को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, तो आप लोग जो उसको भी कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर साथियों आप लोग को हमारी पिछली वाली क्लास को देखना है नहीं पिछले, ठीक है, तो आप लोग इस लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों आप लोग क्या अगर SSC GD के नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।